अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। डेंगू फीवर इस वक्त पाकिस्तान में एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गई है और अच्छे खासे लोग जो है पेशेंट इसके डेंगू फीवर के साथ एडमिट हो रहे हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी रश है, ये एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं डेंगू फीवर। मैं सिर्फ आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू फीवर है और एहतियात क्या करेंगे, क्योंकि ये एक मामूली बीमारी भी हो सकती है और बहुत ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक एडिस मॉस्किटो होता है, एक ख़ास मच्छर की किस्म है जिसके अंदर ये वायरस मुंतकिल होता है। जब किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को ये काटता है तो उसमें ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है मच्छर के अंदर। वही मच्छर जब किसी दूसरे पेशेंट को काटता है, किसी और इंसान को काटता है, तो उसमें वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी तरीके से एक आदमी से दूसरे आदमी में ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हद तक मच्छर से बच सकते हैं। अब ये मच्छर के ख़ास किस्म है, लेकिन आप पहचान तो नहीं सकते कि ये कौन सा मच्छर है, तो ओवरऑल मच्छर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहते हैं कि ब्रेक बोन फीवर है। इतना दर्द होता है बॉडी के अंदर जैसे हड्डी टूटने का दर्द होता है, तो बड़ी शदीद तकलीफ में पेशेंट गुजरता है। वैक्सीनेशन चूँकि इसकी है नहीं, तो इसीलिए प्रिवेंशन ही कर सकते हैं कि आप एहतियात ही कर सकते हैं। कोई अभी तक वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है कि आप पेशेंट को लोगों को वैक्सीनेट कर दें और वो इस वायरस से बच सकते हो। आमतौर पे इसकी अलामत मच्छर काटने के 4 से 7 दिन के बाद होती है, तो आदमी को याद भी नहीं रहता है कि मच्छर ने काटा था या नहीं काटा था, तो किसी को याद भी नहीं होता है। 3 से 13 दिन तक तकरीबन ये मर्ज चलता है। कुछ लोगों को बहुत माइल्ड होता है, किसी को बहुत सीवियर होता है। तो आजकल के दौर में अगर किसी को भी फीवर है, बुखार है, तो आप समझें कि उसको मलेरिया है, डेंगू है या कोविड है। आप तीनों टेस्ट ज़रूर करवाएं। ख़ासतौर पे मलेरिया और डेंगू तो आप यानी कि डे 1 पे करा सकते हैं कि डेंगू का जो भी पेशेंट आता है फ़ौरन उसका डेंगू NS1 ये एंटीजन कहलाता है, जो डे 1 के ऊपर भी डायग्नोज कर लेता है। तो डेंगू को तो आप जो ही फीवर है, जिस दिन से फीवर स्टार्ट होता है उसी दिन आप जो है कंफर्म कर सकते हैं ये डेंगू है या नहीं है। इसी तरीके से मलेरियल पैरासाइट के लिए MP कराते हैं और दूसरे ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसको माइनर डिजीज़ ना समझें, इससे मोर्टेलिटी भी होती है, डेथ हो सकती है। अमूमन ये बरसात के बाद हर साल ही पाकिस्तान में देखा जाता है कि डेंगू वायरस फैल जाता है। तो ये साफ़ पानी पे आता है जो मच्छर है ये ख़ास तौर पे, तो बरसात के बाद जो पानी जमा हो जाता है या घर के अंदर लॉन है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी जमा है, तो कोशिश करें कि जिस हद तक उससे बच सकते हैं कि पानी को जमा ना होने दें और नेट लगाएं। घर के अंदर जो है आपकी जितनी जालियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, सबके ऊपर नेट लगाएं। मॉस्पेल यूज़ कर सकते हैं और कॉयल आते हैं मच्छर के लिए। हर मुमकिन तरीके से मच्छर से बचने की कोशिश करें। अच्छा, 2 कैटेगरी हैं लोगों की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मच्छर से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, एक मच्छर काटे वो काफ़ी देर तक खुजाते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मच्छर के काटने से ज़्यादा फील नहीं होता। ये IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं, डिपेंड करता है किसकी कितनी है कितनी नहीं है। तो कुछ लोगों को मच्छर से ज़्यादा एलर्जी होती है, किसी को मच्छर से कम एलर्जी होती है। जिन्हें मच्छर से कम एलर्जी होती है वो ज़्यादा परवाह नहीं करते, मच्छर काट भी ले तो उन्हें ज़्यादा फील नहीं होता है। वही लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जो मच्छर के काटने से जिनको एलर्जी होती है, तकलीफ़ होती है, वो बहुत केयर करते हैं। वो जालियाँ भी लगवाते हैं, कॉयल भी जलाते हैं, मॉस्पेल भी, यानी कि बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि जिस हद तक मच्छर से बचें उतना ही फ़ायदा होगा। अमूमन ये मर्ज़ हाई ग्रेड फीवर से शुरू होता है, तकरीबन 104 के करीब बुखार होता है। तो हाई ग्रेड फीवर होता है पेशेंट को, और सीवियर बॉडी पेन होता है, यानी कि जिस्म में पूरे दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, सर में बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा कुछ बॉडी रैश हैं। हमने जो ज़्यादातर पेशेंट देखे हैं उसमें ये कि ये हाथ और पाँव स्पॉट पड़ जाते हैं रेड कलर के, बिल्कुल राई के दाने के बराबर स्पॉट्स होते हैं। तो हाथ और पाँव बिल्कुल रेड हो जाते हैं पेशेंट के। बॉडी में कई जगह पर रैश हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने पेशेंट देखे हैं वो हाथ और पाँव पे उनके रैश होता है। इसके अलावा उल्टी मतली बहुत ज़्यादा, नौजिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, उल्टी मतली होती है, और जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, एक तरफ जो है वो पेशेंट को फीवर है, उसकी बॉडी से जो है पानी एवोपरेट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ खाना पीना नहीं चाहता है उल्टी मतली की वजह से। यही वजह है कि डेंगू के ज़्यादातर पेशेंट जो हैं डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं।
तो आप ये ख्याल रखें कि फीवर कोई भी हो लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर उल्टी मतली है तो उल्टी मतली की मेडिसिन ले लें, उसके बाद पानी पिएं, पानी ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, शरबत ले लें, लस्सी लें, कुछ भी लें, लेकिन बॉडी के अंदर फ्लूइड जाना चाहिए, ये एहतियात कर लीजिए। अमूमन ये अलामात अगर ये माइल्ड हो तो 1 वीक तक रहती हैं। उसके बाद जो क्या होता है कि कुछ लोगों को 3 दिन में, किसी को 4-5 दिन के बाद फीवर सबसाइड हो जाता है। अमूमन लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब बुखार उतर गया। यही वो टाइम है डेंगू के अंदर जहां खतरा शुरू होता है। बुखार उतरने के बाद पहला या दूसरा दिन, वो फिर दिन जो है वो डेंजरस डेज शुरू हो जाते हैं। तो ये मत समझें अगर किसी का फीवर उतर गया है कि आप ये ठीक हो गया है, बल्कि अब ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा उसके ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है, उसके प्लेटलेट चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब खतरे का फेज शुरू हो गया है जब बुखार उतर गया। अब खतरा क्या है? एक्चुअली 2 खतरे बड़े हैं इसके अंदर। एक तो ये कि ब्लीडिंग होती है, बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग क्यों होती है? कि खून की नालियाँ डैमेज होती हैं। इसके अलावा प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जो वाइट सेल होते हैं जिनसे खून गाढ़ा होता है, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा होता है। दूसरे डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ब्लीडिंग और दूसरे लो ब्लड प्रेशर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों को ब्लीडिंग होती है, किसी को मुंह से ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, यूरिन में ब्लड आ रहा होता है, स्टूल में ब्लड आ रहा होता है। इसी तरीके से जीआई ब्लीडिंग हो सकती है कि मैदे के अंदर अगर ब्लीडिंग हो, अंदर इंटरनली ब्लीडिंग अगर हो तो स्टूल ब्लैक कलर के, पखाना जो है वो ब्लैक कलर का आने लगता है। उल्टी है तो उल्टी में ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड जमा हो जाता है स्टमक के अंदर वो फिर उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसी तरह ब्रीदिंग जो है बहुत तेज़ हो जाती है, सांस बहुत तेज़ आने लगता है, रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है। ऐसे पेशेंट के जब आप प्लेटलेट चेक कराते हैं तो आमतौर पर प्लेटलेट कम होते हैं। तो याद रखें कि प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली एक तो आप शुरू में करा लें जब फीवर स्टार्ट होता है। जिस दिन फीवर उतरना शुरू हो जाए फिर आप तकरीबन डेली प्लेटलेट चेक कराएं, उस वक्त तक कि जब तक वो गिर रहे हों, और उसके बाद फिर दोबारा से वापस रिकवरी के फेज में नहीं आते हैं। तो डेली प्लेटलेट चेक कराने अपने। इसी तरीके से जो ब्लड वेसल जो है, खून की नालियाँ डैमेज होती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसी तरह पेशेंट चूँकि नौजिया वोमिटिंग का शिकार होता है और डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये पेशेंट जो जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो बहुत ही लिथार्जिक होते हैं कि थकन की वजह से शिकार होता है, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, और एंड में ये होता है कि डिसओरिएंटेड हो जाते हैं और वो पहचानना भी बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खतरे की अलामत हैं। डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर है, पानी पिएं। पानी नहीं किसी भी शक्ल में पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शरबत वगैरह कुछ भी पी सकते हैं, जो अच्छा लगे वो पी लें। और अगर पानी नहीं पीने को दिल चाह रहा है तो पहले उल्टी मतली की टैबलेट ले लें, फीवर को सेटल कर लें, पैरासीटामोल ले लें, और उसके बाद जो है पानी ज़रूर लें। अगर पानी नहीं ले पा रहे हैं तो ड्रिप लगवाने में देर ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है और किडनी डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर किसी को उल्टी मतली है तो आप ज़रूर ड्रिप लगवा लें। फीवर ख़त्म करने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लें। डिस्प्रिन, ब्रूफेन या किसी भी किस्म का पेन किलर ना लें, क्योंकि ये सब जितने भी पेन किलर हैं प्लेटलेट कम कर सकते हैं। तो आपको जब मालूम ही नहीं है कि प्लेटलेट कितने हैं कितने नहीं है, तो पैरासीटामोल ही सेफ है। तो आप पैरासीटामोल लें, उल्टी मतली की टैबलेट ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं और ड्रिप लगवा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि प्लेटलेट कब लगवाए जाएं। देखें, आमतौर पर जो प्लेटलेट हैं वो 3 लाख के करीब होते हैं, ग्रेजुअली फिर कम होते हैं। इसके अंदर पेशेंट के 1.5 लाख पे आ जाते हैं, फिर 1 लाख पे आ जाते हैं, फिर 80,000 पे आते हैं, 60,000 पे आते हैं। खतरा शुरू होता है अमूमन जब 40,000 से कम हो जाए। तो और आपको प्लेटलेट लगवाने हैं 20,000 से अगर कम हो जाए तो। बहुत सारे हॉस्पिटल की डिफरेंट पॉलिसी है। कुछ लोग जो है वो 10,000 तक का वेट करते हैं कि 10,000 से कम होंगे तो हम प्लेटलेट लगवाएंगे। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। मैं उन फिजिशियन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेशेंट की जान खतरे में न डालें। देखें, अगर प्लेटलेट आपने 15,000 पे या 20,000 पे प्लेटलेट लगा दिए, उसका नुकसान कोई नहीं है,
लेकिन जान बच सकती है। अगर आपने 10,000 का वेट किया, बहुत सारे हमने पेशेंट देखे हैं जिनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई और डेथ हो गई, तो 10,000 का वेट ना करें। जो ही 20,000 से कम हो, 15 से 20,000 के दरमियान प्लेटलेट आ जाए तो आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दें। ये भी होता है कि अगर इवन 20 से 40,000 के दरमियान जिसम में कहीं स्पॉट आ रहे हैं, तो रेड कलर के निशान आ रहे हैं, या जो है वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है, या गम से ब्लड आ रहा है, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग के ज़रा भी चांसेस हैं, इवन 40,000 के ऊपर भी आप प्लेटलेट लगा सकते हैं। लेकिन एक अमूमन प्रैक्टिस यही होती है कि 20,000 से कम अगर प्लेटलेट हों तो ब्लीडिंग की अलामत शुरू होती हैं, और 10,000 से कम पे तो किसी वक्त भी ब्लीड कर जाता है पेशेंट, खासतौर पर ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से डेथ के बहुत चांसेस हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 15 से 20,000 जब प्लेटलेट हों तो ट्रांसफ्यूज करवा लें। और आप भी जानें ये कि डेली प्लेटलेट कितने हैं कितने नहीं हैं, अपने डॉक्टर से पूछते रहें। आखिर में फिर यही कहूँगा कि जो है अब इसकी प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि मच्छर से बचने के लिए अपने घर के अंदर नेट्स लगवाएं तमाम खिड़कियों में। खासतौर पर अगर आपके बाहर लॉन है या कोई पार्क है तो फिर तो मच्छर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कहीं पे पानी ना रुकने दें, हर चीज़ पानी को कवर करके रखें। मॉस्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी मच्छरों से बचाने की और घर में सफाई रखने की जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप बच सकते हैं। देखिए एडवांस कंट्रीज जितनी भी हैं उसमें वहाँ पे डेंगू नहीं है क्योंकि मच्छर नहीं है। तो मच्छर ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है। हम बदनसीब वो मुल्क हैं जहाँ पे हमारी बल्दियात जो है सही तरह काम नहीं करती है, हमारी गवर्नमेंट काम नहीं करती है, हमारे लोगों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो सफाई का ख्याल रखें। तो इसलिए जिस हद तक बच सकते हैं मच्छर से बचिए।